दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो पेपर है हमारा जो फरवरी 2022 में हुआ था, जिसको जून 21 बोला गया, और उसमें जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर यूनिट 3 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को एक बार अगर एनालाइज किया जाए तो पार्ट बी के अंदर इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पार्ट बी का है, क्वेश्चन आईडी 170 से है। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शॉर्ट इंटरस्प्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स साइन इज ट्रू। यानी साइन के बारे में आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं, 3 गलत हैं और 1 सही है। आपको बताना है उसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले मैं आपको साइन के बारे में बता देती हूं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए साइन क्या है, शॉर्ट इंटरस्प्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट साइन सीक्वेंस आर शॉर्ट रिपीटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंस रेंजिंग इन द साइज फ्रॉम 100 टू 600 बेस पेयर। यानी इनका साइज होता है 100 से 600 बेस पेयर का, और ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनमें जो कि रिपीटेटिव हैं और साथ साथ वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, यानी उनका आगे जाकर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है इन सीक्वेंस से। ठीक है, अब ये जो साइन होते हैं रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस। जो ट्रांसपोजेंस होते हैं, जो जंपिंग जीन होते हैं, तो उनमें जो रेट्रो ट्रांसपोजेंस है उसी की क्लास में आते हैं ये साइन। These are नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजेंस। यानी देखो जंपिंग जीन जो होते हैं, जो जीन में जो जीनोम के अंदर जंप करते रहते हैं, कहीं भी जाकर बाइंड हो जाते हैं। तो ये इसमें भी 2 टाइप होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि खुद से मतलब ट्रांसपोज हो जाते हैं या फिर जंप कर जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांसपोजेंस। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जंप करवाना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं नॉन ऑटो ट्रांसपोजेंस। तो ये जो साइन है ये जंपिंग जीन के अंदर ही आते हैं, यानी रेट्रो ट्रांसपोजेंस है, लेकिन ये नॉन ऑटो ट्रांसपोजेंस है। ठीक है, साथ साथ जो साइन को फॉर्म करने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3rd जो होता है, जो टीआरएनए को भी सिंथेसाइज करता है, वो ही एंजाइम इस साइन को भी बनाता है फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं साइन के बारे में। अब चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहले लिखा है साइन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस। एग्जैक्टली अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो साइन होते हैं वो रेट्रो ट्रांसपोजेंस के क्लास के अंदर ही आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। सेकंड में लिखा है साइन कैन ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली। नहीं, ये नॉन ऑटोनोमस होते हैं, तो वो खुद से ही ट्रांसपोज नहीं हो सकते, उनको करवाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। साइन कैन मोबिलाइज द नेबरिंग लाइन रिपीट। मतलब इसमें लिखा है कि जो साइन होते हैं वो लाइन को जंप कराने में हेल्प करते हैं। जब ये खुद ही जंप नहीं हो सकते तो दूसरे को कैसे करवाएंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये किसी को मोबिलाइज नहीं करते हैं। 4th में लिखा है कि जो साइन है वो किस तरीके से बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 से बनता है, तो ये भी गलत है, आरएनए पॉलीमरेज 3rd से बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। हमसे सही पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आईडी 175 की। A mutation in which one of the following sigma factor may be a possible cause for E. coli failing to adapt in response to the thermal stress। यानी ये आपको 4 सिग्मा फैक्टर दिए हैं, इन सभी सिग्मा फैक्टर का डिफरेंट फंक्शन होता है इन द E. coli। अब आपसे पूछा है कि मतलब एक E. coli है जो कि थर्मल स्ट्रेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इनमें से किसके अंदर म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से जो भी थर्मल स्ट्रेस के लिए अडेप्ट कराता था ई कोलाई को, ऑब्वियसली उसमें म्यूटेशन हुआ है, और वो कौन है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। So जो heat shock sigma factor of E. coli that is sigma 32 is responsible for the transcription of gene encoding protein that promote the survival of the cell at the elevated टेम्परेचर। यानी कि जो सिग्मा फैक्टर 32 है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि उन जीन को ट्रांसक्रिप्शन करवाने में, उनका ट्रांसलेशन करवाने में हेल्प करता है, जो कि ई कोलाई की हेल्प करता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर भी वो टॉलरेट कर सके। तो अगर सिग्मा 32 में म्यूटेशन हो गया तो ऑब्वियसली जो ई कोलाई है वो थर्मल स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज सिग्मा 32। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 176 से। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्री मेडिएटेड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एट लोक्स-पी साइट्स इज इनकरेक्ट। जो क्री लोक्स-पी रिकॉम्बिनेशन होता है उसके रिगार्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और कोई एक इनमें से गलत है, वो बतानी है कौन सी गलत है। ठीक है, तो जो क्री लोक्स-पी जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें ये 3 क्राइटेरिया या 3 कंडीशन होती है।
ये जो लोक्स पी है ये साइट है, सीक्वेंस है, और ये जो क्री होता है ये एक एंडोन्यूक्लियस है जो कि कट करता है रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर ये लोक्स पी जो दोनों सीक्वेंस हैं एक दूसरे की साइड में इस तरीके से हैं, तो वहां पर ये इस जीन को इन्वर्ट कर देते हैं, उसका इन्वर्जन कर देते हैं। अगर ये लोक्स पी की साइड जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, लाइक दिस, यहां पर भी दिखाया है, तो वो इस जीन को ही यहां से कट कर देते हैं, इसको यहां से कट कर देंगे। इसके बाद ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि अगर ये लोक्स पी जो साइड्स हैं, जो सीक्वेंस हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो वहां पर जो क्री आता है वो ट्रांसलोकेशन कर देता है, यानी इसका जो पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसलोकेशन करा देता है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जो क्री और लोक्स पी रिकॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलिए अब अपने स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। व्हेन लोक्स पी साइड फ्लैंक अ टेस्ट सीक्वेंस आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, Cree mediated the excision of the intervening sequence। intervening sequence जो कि 2 लोक्स P की बीच में आता है, यानी कि देखो ये जो सीक्वेंस है ये वाला, ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि अगर वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो उस पार्ट को एक्साइज कर देंगे, यानी कि वहां से डिलीट कर देंगे। हमने भी ये बात पढ़ी है कि अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर डिलीशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अच्छा, सेकंड में लिखा है लोक्स पी साइड्स इन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन अराउंड एन इंटरवेनिंग सीक्वेंस लीड टू द इन्वर्जन अपॉन एक्शन बाय क्री रिकॉम्बिनेज। यानी अगर ये लोक्स पी साइड्स जो हैं एक दूसरे से इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इन द सेंस कि अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, तो वो क्या करते हैं, जब वो इन्वर्टेड होते हैं तो उनके बीच में ये जो सीक्वेंस है फिर जो जीन है उसको इन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि जब क्री रिकॉम्बिनेज उस पर एक्शन करेगा तो वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस को का इन्वर्जन कर देगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड में लिखा है लोक्स पी साइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्री रिकॉम्बिनेज आर पैलिंड्रोमिक अराउंड अ स्पेशल सीक्वेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्री रिकॉम्बिनेज होता है ये क्या करेगा, ये लोक्स पी साइट जो होती है रिकॉग्नाइज करती हैं क्री रिकॉम्बिनेज को। कैसे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वहां पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की हेल्प से ही वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है लोक्स पी क्री सिस्टम कैन नॉट बी यूज टू जनरेट द ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम। ये बात गलत है, मतलब इसमें लिखा है कि जो लोक्स पी और क्री सिस्टम है वो ट्रांसलोकेशन नहीं करवा सकते हैं क्रोमोसोम के बीच में। तो बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर जो लोक्स पी साइट है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो वो ट्रांसलोकेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है कि नहीं करवा सकते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और हमसे गलत ही पूछा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 177। आपको यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी। इस कॉलम ए में रेप्लिकेशन के कुछ एंजाइम्स दिए हैं, जैसे कि डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1, डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2, पॉलीमेरेज एप्सिलॉन और पॉलीमेरेज डेल्टा। यहां पर उनका फंक्शन दिया है, तो आपको मैच करके बताना है किसका कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पर जो डीएनए पॉलीमेरेज एप्सिलॉन होता है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है, ये सपोर्ट करता है फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। यानी जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो रेप्लिकेशन में जो एक लीडिंग बनता है स्ट्रैंड और एक लैगिंग होता है, तो लीडिंग की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है डीएनए पॉलीमेरेज एप्सिलॉन, और जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है यूकैरियोट के अंदर, वो हेल्प करता है फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब जो डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 है वो सिंगल स्ट्रैंड में निक करता है, यानी कि जैसे देखो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, तो उसके केवल एक स्ट्रैंड में यहां कट कर देता है, उसको बोलते हैं निकिंग। तो ये कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 2 डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है और लाइगेशन भी करता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड में ही ब्रेक कर देता है, वो है टोपोआइसोमेरेज 2। बस अब आपको इनको मैच करना है। जो डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 है वो क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड निकिंग करेगा, यानी ए का हो जाएगा 4th। ओके, इसके बाद डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2 जो है वो डबल स्ट्रैंड में ब्रेक करता है, यानी बी का हो जाएगा 3rd। ठीक है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, यानी सी का हो जाएगा 2nd। तो यहां पर दिया है, और डी का हो जाएगा 1। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस की। तो पार्ट सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आईडी है 228। लिखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद द रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को लेकर यहां आपको ये क्वेश्चन दिया है और 4 स्टेटमेंट दी है।
और चारों में से पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। जब डीएनए जो है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर रहा होता है, जब डीएनए से क्रोमोसोम बन रहा होता है, तो उस टाइम पर न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है। एक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन, वो ऑक्टामर बना लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो उसके चारों तरफ रैप करता है। तो रैप करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो उसके रिगार्ड में ही ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो, द स्टोन टेट्रामर इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंप्राइज द H2A, H2B, H3 एंड H4। यानी लिखा है कि जो स्टोन का टेट्रामर होता है, समझना यहाँ ऑक्टामर नहीं लिखा है, टेट्रामर जो होता है वो किससे बना है? H2A, H2B, H3, H4 से बना है। अब देखते हैं कि ये कितने हद तक सही है। देखो, ये जो स्टोन होता है जिसके चारों तरफ हमारा डीएनए रैप करता है, वो स्टोन ऑक्टामर होता है। यूनिट तो ये 4 ही होती हैं, H2A, H2B, H4, H3, लेकिन ये दो दो पेयर में होती है, मतलब कि एक पेयर में होती है। H2A 2 बार होता है, H2B 2 बार होता है, H4 2 बार होता है, H3 2 बार होता है, तो फिर ये बन जाता है ऑक्टामर, यानी कि 8 सब यूनिट से मिलकर ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग बात ये है कि जैसे देखो इस डायग्राम में आप देखिए, ये अगर मैंने माना कि H2A है तो पहले H2A आता है, H2B आता है, ठीक है, फिर H2A आता है, H2B आता है, तब बनता है टेट्रामर। ठीक है, तो टेट्रामर कैसे बना है? H2A से बना है, फिर H2B, फिर H2A और फिर H2B, यानी ये क्या है? हेट्रोडाइमर है और ये भी हेट्रोडाइमर है, और फिर जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है टेट्रामर। तो टेट्रामर में यहां आपको H3, H4 नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही फिर जो H3 होता है H4 से मिलता है, यानी ये क्या बना है? हेट्रोडाइमर बना है। इसके बाद फिर H3 और H4 आता है, ये भी क्या है? हेट्रोडाइमर है। ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है फिर टेट्रामर, और जब ये चारों मिल जाते हैं, टेट्रामर ये, एक टेट्रामर ये, तब बनता है ऑक्टामर। ठीक है, तो जो टेट्रामर होता है उसमें सारी यूनिट्स नहीं होती हैं। अगर इस टेट्रामर की बात करूं तो उसमें H3, H4 है, केवल H2A, H2B नहीं है। और अगर इस टेट्रामर की बात करूं तो इसमें केवल H2A, H2B है, इसमें H3, H4 नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ऑक्टामर होता तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ टेट्रामर लिखकर फिर चारों यूनिट बता दी हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हुआ गलत। बी में लिखा है द एंड टर्मिनल टेल ऑफ द कोर स्टोन आर बिलीव टू स्टेबलाइज द 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ द न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय देयर इंटरेक्शन विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। यानी इसमें लिखा है कि देखो एक कोर स्टोन है, मतलब एक कोर स्टोन है और दूसरा कोर स्टोन है। तो इस कोर स्टोन पर जो डीएनए रैप करता है, उसके बाद फिर वो यहां से हटकर दूसरे पर रैप करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कोर स्टोन का जो एंड टर्मिनल टेल होता है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम से इंटरेक्शन कर लेता है ताकि जो डीएनए रैप है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो सके। इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। देखो, हाँ, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको न्यूक्लियोसोम दिखाई देंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है ये कोर स्टोन है और इसकी चारों तरफ जो डीएनए रैप कर रहा है जो वॉयलेट कलर में है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा ये है इस कोर स्टोन का टेल वाला जो एंड टर्मिनल टेल है। यहाँ पर देखो ये बीच में तो क्या है? कोर स्टोन है, यहाँ पर ये डीएनए है और ये ब्लू कलर में इसका एंड टर्मिनल टेल है। तो ये जो एंड टर्मिनल टेल होती हैं ये दूसरे न्यूक्लियोसोम से भी इंटरेक्शन करती रहती हैं ताकि जो डीएनए रैप है इनके ऊपर वो स्टेबलाइज हो सके अच्छे से, वो मतलब निकल ना जाए, ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती रहती हैं। तो कोर स्टोन का जो एंड टर्मिनल टेल है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, ताकि वो जो डीएनए बाइंड है उनसे वो स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है और यहां पर भी ऐसा ही लिखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। सी में लिखा है द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज ग्लोबुलर डोमेन ऑफ द कोर स्टोन मॉड्यूलेट द ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स। इसमें लिखा है कि यहां पर ये जो टेल वाला पोर्शन है इसका भी पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। यानी जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन बन जाता है उसके बाद फिर उन पर जो भी मॉडिफिकेशन किया जाता है उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर ये जो इनका एंड टर्मिनल होता है, जो एंड टर्मिनल टेल है उसके ऊपर भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, साथ साथ में ये जो कोर हिस्टोन है उसके ऊपर भी मॉडिफिकेशन हो सकता है अगर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना है। मतलब देखो यहां पर लिखा है एसिटाइलेशन, अगर आप कोर हिस्टोन के एंड टर्मिनल टेल का एसिटाइलेशन कर देते हो
तो उसे क्या कहोगे, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहोगे। और जैसे ही एसिटाइलेशन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही एसिटाइलेशन को हटा देते हैं, यानी वहां पर डी एसिटाइलेशन हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। ठीक है, तो ये है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ऐसे ही देखो इस डायग्राम में भी लिखा है कि जितनी भी जो टेल हैं, उसकी जो एंड टर्मिनल टेल होती हैं, उन पर मॉडिफिकेशन होता रहता है। कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी, कुछ वहां से हटती रहेंगी। वो सब डिपेंड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है या फिर रोकना है, यानी कि रेगुलेशन करना है अगर ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो एंड टर्मिनल टेल है हिस्टोन की, साथ साथ जो हिस्टोन भी है उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किया जाता है, ताकि ट्रांसक्रिप्शनल जो इवेंट्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। डी में लिखा है अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मॉडल ऑफ द 30 नैनोमीटर फाइबर द लिंकर डीएनए सर्कल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर एज द डीएनए मूव फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू द नेक्स्ट। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अच्छे से दो मॉडल दिए गए हैं। एक होता है जिगजैग, और देखो यहां पर, हाँ, एक होता है सोलेनॉइड और एक होता है जिगजैग मॉडल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सोलेनॉइड मॉडल ने बताया था कि वहां पर इस तरीके से यूनिट्स आ जाती हैं और बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, बीच में ये स्पेस रहता है। लेकिन जिगजैग में क्या बताया है कि वो सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई किसी तरीके से भी लग जाता है, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, यहां पर जो सर्कल बनता है वो सोलेनॉइड में बनता है, ना कि जिगजैग में। लेकिन हमारे इस ऑप्शन में दिया है कि जो जिगजैग होता है वहां पर जो लिंकर डीएनए है वो सर्कल बनाते हैं और सेंट्रल एक्सिस होता है, लेकिन जिगजैग में कोई भी सेंट्रल एक्सिस या फिर सर्कल नहीं बनता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सही हमसे पूछा है बी और सी सही है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 2 to 9 से। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर बीइंग मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ आयरन होमोस्टेसिस इन द मैमेलियन सेल। मैमल सेल के अंदर आयरन के रेगुलेशन को लेकर यहां आपको 4 ऑब्जर्वेशन दी हैं, और फिर आपसे पूछा है बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। यानी इन चारों को पढ़िए, समझिए और समझकर हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये जो 4 ऑब्जर्वेशन दी है इसमें कोई जज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये सही है या गलत है। उन्होंने बस बताया है कि ये ऑब्जर्वेशन है और फिर इसके बिहाफ पर आपको सही आंसर बताना है। देखिए फर्स्ट में लिखा है द लेवल ऑफ ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर एमआरएनए इंक्रीज 30 फोल्ड इन द एब्सेंस ऑफ आयरन। यानी अगर सेल के अंदर आयरन कम है तो वहां पर जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का एमआरएनए है उसका कंसंट्रेशन 30 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर आयरन कम है तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो एमआरएनए है जो आगे जाकर ट्रांसफेरिन का रिसेप्टर बनाएगा उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड में लिखा है सर्टेन म्यूटेशन इन द 3' UTR ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए फेल टू सपोर्ट इंक्रीज इन एमआरएनए लेवल अंडर लो आयरन कंसंट्रेशन। यानी अगर आयरन का लेवल हमने कम भी कर दिया है लेकिन उसका जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का एमआरएनए है उसकी जो 3' UTR है उसमें म्यूटेशन कर दिया है, तो वहां अगर म्यूटेशन है तो अगर आयरन का लेवल कम भी है तो भी वहां इस रिसेप्टर का जो अमाउंट है, रिसेप्टर एमआरएनए का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये जो 3' UTR है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए की कंसंट्रेशन को लेकर और उसकी फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, ओके। सी में लिखा है द लेवल ऑफ द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए कंटिन्यू टू बी हाई इन लो आयरन कंसंट्रेशन इवन व्हेन द सेल आर ट्रीटेड विद अल्फा एमिनेटिन। यानी देखो ये जो अल्फा एमानाइटिन है ये एक ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देता। तो मतलब अगर यहां हम इसको देंगे तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस इनहिबिटर को देने के बाद भी अगर आयरन का लेवल कम है सेल के अंदर तो भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए बनता रहता है लगातार। ठीक है, डी में लिखा है द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए लेवल डिक्रीज रैपिडली व्हेन आयरन इज एडेड टू द सेल। यानी जैसे ही हम सेल के अंदर आयरन को इंक्रीज कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं तो वहां ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है। अब उनके बिहाफ पर हमें ये रीड करना है और बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इज ओनली ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड एंड द 3' एंड ऑफ द जीन इज द रेगुलेटरी साइट। यानी इसने कहा है कि अगर हमें ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को रेगुलेट करना है, ऑन या ऑफ करना है, तो वो केवल हम कब कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले। ठीक है, ओनली ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट हम इसको कर सकते हैं और उसके लिए भी 3' एंड जो है जीन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो ऐसी बात तो यहां कहीं पर भी नहीं लिखी है
कि वो केवल ट्रांसक्रिप्शनली ही होगा, और 3 प्राइम एंड ऑफ जीन इसका तो कहीं बात भी नहीं आया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड में लिखा है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड एंड द 3 प्राइम यूटीआर इज द रेगुलेटरी साइट। ये जो वर्ड दिया है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड, इसका मतलब है कि जैसे ही जो डीएनए है, जो जीन है, उससे जब एमआरएनए बन जाता है और एमआरएनए बनने के बाद हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसको ऑन या ऑफ करने के लिए, उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो जैसे ही एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए बनने के बाद उसका जो 3 प्राइम यूटीआर साइट है उसको यूज करके हम उस एमआरएनए को रेगुलेट कर सकते हैं कि वो आगे जाकर प्रोटीन बनाए या नहीं बनाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ लिखा भी था सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कि अगर आप 3 प्राइम यूटीआर में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए के 3 प्राइम यूटीआर में म्यूटेशन कर दोगे तो वहां पर इसका लेवल जो है कम हो जाता है। तो मतलब जो 3 प्राइम यूटीआर है वो क्या है, रेगुलेटरी साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट करते हैं और जिस साइट से रेगुलेट करते हैं वो 3 प्राइम यूटीआर है। थर्ड में लिखा है आयरन इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एंड द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन इज डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। बिल्कुल गलत बात है। देखो जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है वो उसका काम क्या है, उसका काम होता है आयरन को बाइंड करके अपने आप से उसको ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन अगर आप सेल के अंदर आयरन को रखेंगे तो वो वहां पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को, जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन है, उसको डिग्रेड नहीं करता है। अगर आप कहो कि यहां पर दिया भी है कि अगर हम आयरन ऐड कर देते हैं तो इसका लेवल कम हो जाता है। अब देखो यहां पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का लेवल कम होता है और यहां आपको दिया है कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन का लेवल कम नहीं होता, जो ये एमआरएनए है उसका लेवल कम होता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है कि जो रेगुलेशन है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का इज नॉट सेंसिटिव टू आयरन, मतलब आयरन। इसमें लिखा है कि जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है उसको अगर रेगुलेट करना है तो आयरन का कोई रोल नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमने सभी में मोस्टली ये पढ़ा है कि आयरन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है इसका अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत और हमारा यहां पर सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 230। क्वेश्चन दिया है अ हेट्रोजाइगोट फॉर ई कोलाई वाज प्रोड्यूस्ड विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन। ये क्वेश्चन आया है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन से। यहाँ पर एक ई कोलाई के अंदर हेट्रोजाइगोट कंडीशन बनाई गई है, यानी कि जो 2 जीन हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग है। अब वो है कैसे? फर्स्ट में दिया है फर्स्ट कॉपी के अंदर ट्रिप्टोफैन आर प्रेजेंट है, प्लस का मतलब वो प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन का जो ऑपरेटर है वो नहीं है वहां पर, और ट्रिप्टोफैन ई भी प्रेजेंट है। सेकंड जो कॉपी है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन आर है पॉजिटिव, ट्रिप्टोफैन ओ भी है, लेकिन ट्रिप्टोफैन ई नहीं है, मतलब उसका जो जीन है वो नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो यहाँ पर आर है वो रिप्रेसर है, ओ ऑपरेटर है, ट्रिप्टोफैन ई क्या है, इनकोड द फर्स्ट एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस कैस्केड फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में बनता है ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ट्रिप्टोफैन ई जीन से बनता है। ठीक है, एज्यूमिंग ऑल अदर एंजाइम रिक्वायर आर वाइल्ड टाइप, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली फिनोटाइप ऑफ दिस ई कोलाई। यानी अगर ये कंडीशन है तो वहां पर किस तरीके से चीजें मिलेंगी आपको इन 4 ऑप्शन से बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। देखो यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, इसमें लिखा है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट द ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर बाइंड द ऑपरेटर एंड आरएनए सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड। अब देखो सेल के अंदर अगर ऑलरेडी बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन बनाता है ट्रिप्टोफैन, लेकिन सेल में ऑलरेडी बहुत सारा ट्रिप्टोफैन है। तो इस वजह से यहां पर जो रिप्रेसर होता है, यहां देखो प्रोमोटर के पास होता है आर रिप्रेसर, ये बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है रिप्रेसर प्रोटीन, और फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है ट्रिप्टोफैन से। जैसे देखो यहाँ पर रिप्रेसर है प्लस ट्रिप्टोफैन है, और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बन जाता है फिर ये दोनों आकर बाइंड कर लेते हैं ऑपरेटर से, और जैसे ही ये ऑपरेटर से बाइंड कर लेते हैं तो प्रोमोटर पर जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो वो आगे नहीं जा पाएगा, और यहाँ इन सब जीन से बनता है ट्रिप्टोफैन, वो नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन है सेल के अंदर, तभी तो यहाँ बाइंड हुआ है रिप्रेसर के साथ में। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर नहीं है तब क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है उसके पास ट्रिप्टोफैन नहीं आएगा। अब ट्रिप्टोफैन नहीं आएगा तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और अब अगर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाकर इन सभी से ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये तो बताया है मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन कि ऐसा होता है ये सब। अब देखो हमारे ऑप्शन में दिया है
हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉपी तो ऐसी है जिसमें कि R पॉजिटिव है और प्रोमोटर भी है, मतलब लिखा नहीं है बट प्रोमोटर है, और ऑपरेटर नहीं है और ट्रिप्टोफैन E भी है। दूसरी कॉपी में क्या है, रिप्रेसर भी है, ऑपरेटर भी है, लेकिन जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन E है, वो नहीं है, तो यहां मैंने क्रॉस कर दिया है। अब देखिए यहां पर क्या है कि रिप्रेसर तो है बट ऑपरेटर नहीं है। अब रिप्रेसर क्या है, ये अपना mRNA बनाएगा, उससे फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनने के बाद फिर ये बाइंड करता है ऑपरेटर से, लेकिन यहां ऑपरेटर है ही नहीं। तो अब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन हो या ना हो, वहां पर इस ट्रिप्टोफैन ई का या फिर जो बाकी जीन है उनका लगातार ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और ट्रिप्टोफैन बनता रहता है। अब मानो अगर सेल के अंदर बहुत सारा ट्रिप्टोफैन हो गया है तो वो बाइंड करता है फिर रिप्रेसर से, और फिर ये दोनों बाइंड करते हैं ऑपरेटर से, लेकिन ऑपरेटर यहां है ही नहीं, तो वहां ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। तो ये चीज अब डिपेंड नहीं करती कि सेल के पास ट्रिप्टोफैन है या नहीं है, वो लगातार ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा और यहां पर ट्रिप्टोफैन बनता रहेगा। तो ये कंडीशन है। अब देखो बी में क्या है, यहाँ R भी है, पॉजिटिव है, ऑपरेटर भी है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये ऑपरेटर यहां पर बाइंड नहीं हो सकता? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो कंडीशन होती है, एक होता है ट्रांस इफेक्टिंग, एक होता है सिस इफेक्टिंग। सिस इफेक्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि mRNA के थ्रू एक्ट नहीं करता है, और ट्रांस एक्टिंग का मतलब होता है जो mRNA बनाता है और फिर काम करता है। जैसे देखो अगर यहां पर रिप्रेसर ना होता, मान के चलो यहां रिप्रेसर नहीं है, ऑपरेटर है, और यहां हमने रिप्रेसर डाल दिया है दूसरी जो कॉपी है, तो यहां से बनेगा mRNA, यहां से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां भी बाइंड कर लेगा और यहां पर भी आकर बाइंड कर लेता है, दोनों कॉपी पर आकर बाइंड कर सकता है अगर यहां रिप्रेसर नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटर यहां नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कॉपी का जो ऑपरेटर है वो आकर यहां पर भी बाइंड कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिस एक्टिंग होता है। ठीक है, इस वजह से तो यहां क्या रहेगा, अब देखो यहां पर ये बाइंड कर सकता है इससे, लेकिन यहां बाइंड कर भी लिया है तो किसी चीज का ट्रांसक्रिप्शन होना ही नहीं। अगर बाइंड ना करे तो भी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बाइंड कर ले तो भी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिप्टोफैन ई नहीं है। ठीक है, तो ये बातें समझ हमें आई हैं कि अगर हमारे इस जीनोम के अंदर ये जो दो कॉपी हैं उनमें अगर यहाँ ऑपरेटर नहीं है तो लगातार ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन इरिस्पेक्टिव टू द ट्रिप्टोफैन स्टेटस इन द मीडियम या फिर सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन कितना है, उसका स्टेटस क्या है, ज्यादा है या फिर कम है, इस चीज पर चीजें डिपेंड नहीं करेंगी और वहां लगातार सिंथेसिस होता रहता है ट्रिप्टोफैन का। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है सेकंड में सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन ओनली व्हेन ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट। ये बात गलत है कि सिंथेसाइज होगा ट्रिप्टोफैन का कब, जब वहां पर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा। ये बात तो मायने नहीं रखती है, क्योंकि लगातार ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। अब चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो एब्सेंट हो, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा ट्रिप्टोफैन के लिए। कैन नॉट सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन अंडर एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप दे लो ये ट्रिप्टोफैन नहीं बनाएगा। गलत बात है, ये बिल्कुल बनाएगा, लगातार बनाएगा। तो ए ऑप्शन हो गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन आईडी है 231 और क्वेश्चन दिया है प्रिसाइज रिकॉग्निशन ऑफ टीआरएनए बाय देयर कॉग्नेट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस इज क्रूशियल फॉर द फिडिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए एलेनिन विद इट्स कॉग्नेट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जिसको ALARS भी बोलते हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ई कोलाई फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड which one of the statement is incorrect। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं, इस चीज के रिगार्ड में पूछा है कौन सा गलत है। देखो यहां बात आई है कि जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ट्रांसलेशन जब होता है, तो वहां रिक्वायरमेंट होगी अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं टीआरएनए, लेकिन जब टीआरएनए उनको लेकर आते हैं उससे पहले टीआरएनए पर वो अमाइनो एसिड लगाया जाता है। उसे लगाता है एक प्रोटीन, एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये एंजाइम उस टीआरएनए पर एलेनिन को या फिर कोई दूसरा अमाइनो एसिड अगर है उस पर जोड़ देता है और फिर वो ट्रांसफर कर लेता है। तो अब जितने अमाइनो एसिड हैं उतने ही होते हैं उनके एंजाइम अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम सबके लिए ऐड कर देगा।
ग्लाइसिन है तो उसके लिए अलग से एंजाइम होगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज फॉर ग्लाइसिन। अगर हम बात करें सेरीन है तो वहां पर सेरीन के लिए अलग से होगा, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करेंगे, उस टीआरएनए को जो कि एलेनिन को ट्रांसफर करेगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर वहां पर उस एलेनिन को जोड़ देंगे और फिर वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर मैंने बताया भी है, यस ये जो एंजाइम है यहाँ है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज फॉर मिथ्योनिन। हालांकि हमारे क्वेश्चन में एलेनिन दिया है पर आप यहाँ मिथ्योनिन ले लें या फिर एलेनिन, बात सेम है, समझने के लिए सेम है, सेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, तो यहाँ पर ये ऐड करता है अपने उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को। तो अगर ये मिथ्योनिन के लिए है तो यहाँ पर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड आएगा, यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये आएगा, और यहाँ पर आएगा वो टीआरएनए जो मिथ्योनिन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ट्रांसफर करता है। जैसे तीनों चीजें आ जाती हैं तो एटीपी का हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी एटीपी कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है, और ये एंजाइम इस मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को इस टीआरएनए पर जोड़ देता है। इसको बोलते हैं कि ये टीआरएनए का चार्जिंग हो गया है, अमाइनो एसाइलेशन हो गया है, अब ये उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, यस। तो ये इसके रिगार्ड में आपको ये क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट में लिखा है एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए एलेनिन, मतलब वो टीआरएनए जो एलेनिन को ट्रांसपोर्ट करता है उसका जो एंटीकोडोन है मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ इट्स अमाइनो एसाइलेशन बाय एएलआरएस। एएलआरएस का मतलब क्या है, द अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज, जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है फॉर द एलेनिन, उसको इस तरीके से लिखा है जैसे यहां पर लिखा था, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन में इस ऑप्शन में लिखा है कि अगर हमें टीआरएनए पर, हमें नहीं इस एंजाइम को अगर टीआरएनए पर एलेनिन को जोड़ना है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, इसका जो एंटीकोडोन है उसको देखकर फिर जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो मैं बता देती हूं। ये है सीसीए सीक्वेंस, यानी जहां पर अमाइनो एसिड जोड़ा जाता है, और ये है एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन जो आम होती है वो हेल्प करती है जो एमआरएनए है उसके कोडोन को रिकॉग्नाइज करने में। मतलब ये एमआरएनए है, एमआरएनए में कोडोन होते हैं, तो टीआरएनए के पास एंटीकोडोन होते हैं ताकि यहां पर रिकॉग्निशन हो सके। लेकिन इस एंटीकोडोन का इस चीज से कोई भी रिलेशन नहीं है कि इसको ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा और फिर यहां पर चीजें जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये हो जाएगा गलत। एंटीकोडोन का इस चीज में कोई रोल नहीं है जब ये एंजाइम यहां पर अमाइनो एसिड को ऐड कर रहा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड में लिखा है म्यूटेशनल एनालिसिस हैव शोन दैट फॉर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए ALA by ALARS the presence of a bubble pair in the acceptor stem is the most crucial element। मतलब देखो इसमें बताया है कि जो टीआरएनए है उस पर चीजें ऐड की जाती हैं, अमाइनो एसिड ऐड किए जाते हैं, करता कौन है, जो स्पेसिफिक वहां पर टीआरएनए सिंथेटेज है। अब ये जो टीआरएनए सिंथेटेज है ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या ये वही टीआरएनए है जिसके लिए मैं अमाइनो एसिड यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो वो रिकॉग्नाइज करता है जो 3 प्राइम जो एक्सेप्टर आर्म होता है CCA, उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड को, उसके कुछ पोर्शन को ये रिकॉग्नाइज करता है, और अगर वो सही होता है तो वहां पर चीजें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर उस एक्सेप्टर आर्म में या फिर जो 3 प्राइम CCA सीक्वेंस होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली वहां पर चीजें ऐड नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए लिखा है कि अगर वहां पर बबल पेयरिंग हो जाती है, बबल पेयर का मतलब है कि थोड़ी सी जो नॉर्मल होती है सीक्वेंसिंग, नॉर्मल जो अटैचमेंट होता है नाइट्रोजनस बेस का वो ना होना, तो अगर वहां बबल पेयरिंग हो जाती है तो ये एक क्रूशियल एलिमेंट है। मतलब कि इस अटैचमेंट के लिए टीआरएनए पर एलेनिन को जोड़ने के लिए बाय दिस एंजाइम, तो ये जो एलिमेंट होता है ये क्रूशियल एलिमेंट है, वहां पर कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहां पर लिखी है तो ये सही है, ठीक है। हमसे गलत पूछा था क्वेश्चन में तो हमने गलत बता दिया है, ये है, ये हमारा सही है। थर्ड में लिखा है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए LA by LARS अकर इवन इन द इफ द एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए ALA इज म्यूटेटेड, यानी कि उस टीआरएनए पर जिस पर हमें एलेनिन जोड़ना है, अगर उस टीआरएनए के एंटीकोडोन में कोई भी दिक्कत हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तब भी वहां पर चीजें ऐड की जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एंटीकोडोन का इस चीज में कोई रोल नहीं है, एडिशन में कोई रोल नहीं है, तो ये बात भी हो जाएगी सही। फोर्थ में लिखा है, अच्छा ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है मुझे कुछ समझ नहीं आई है, आपको अगर इसके बारे में पता है तो मुझे जरूर बता देना। मैंने काफी कोशिश की समझने की लेकिन मुझे नहीं समझ आया ये ऑप्शन, ठीक है, बट हमें बताना था गलत आंसर, गलत है हमारा ये। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
ओके, क्वेश्चन आईडी है 232। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। ये लिखा है यहाँ पर और जो ये वाला पोर्शन है ये है नेक्स्ट स्लाइड पर, दिस वन। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है, इस फिगर के बारे में सब कुछ बातें बताई हैं और फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो इस फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है इन दिस फिगर, in the figure above, replication of DNA beginning from the origin of replication of the chromosome of a newly identified bacterium having a double-stranded circular DNA genome is shown। मतलब इस फिगर में आपको ये दिखाया है कि एक नया बैक्टीरिया है जो कि अभी आइडेंटिफाई किया गया है, उसका ये सर्कुलर डीएनए है और यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, इतना ये बताया है। इसके बाद characterization of DNA polymerase responsible for genome replication showed that DNA synthesis occur in the 5' to 3' direction and it depend on the presence of a primer in E. coli। मतलब ये बताया है। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कैसे होता है, 5' to 3' होता है और डिपेंड करता है प्राइमर की पोजीशन पर। आगे लिखा है जो पोलैरिटी होती है डीएनए की, मतलब वो 5' है या 3' है, यहाँ पर इसमें दिखाया है कि कौन सा 3' है कौन सा 5' है। रेप्लिकेशन बिगन एट अ पॉइंट मार्क्ड ओ ऑन द लेफ्ट ऑफ द बबल। ये रेप्लिकेशन बबल है, इसमें जो ओ साइट आपको दिखाई दे रही है यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद लिखा है द पेरेंट, ओके, एंड बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड वर रेप्लिकेटेड concurrently, यानी इसके बाद फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। द लॉन्गर एरो इनसाइड द बबल शो द लीडिंग स्ट्रैंड वेयर एज द शॉर्टर एरोज मार्क्ड ए बी सी शो द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। द मॉडल डिपिक्ट ओ, मतलब कि सेम आपको बस ये बताया कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, 5' to 3' होता है, प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है और साथ साथ ये बताया है कि जो इनका पोलैरिटी है वो भी मेंशन है। बस जो एक नई चीज है वो ये बताई है कि यहाँ पर जहां से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, यानी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो ओ साइट है, यानी यहां से स्टार्ट हुआ है रेप्लिकेशन। ठीक है, यस। अब आगे आपको वो बातें समझाने के बाद यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेयर इन सिंथेसिस ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क्ड सी अकर प्रायर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी। यानी ये जो दिखाया है इसमें ये बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है और यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जो सी है वो पहले बना है किससे, ए और बी से, यानी जो ए है और बी है और सी है, इसमें सी पहले बना है फिर बी बना है फिर ए बना है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में, ये चारों ऑप्शन में इन दोनों शब्द का ही जिक्र आया है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बाई डायरेक्शनल होता है उसमें एक बबल होता है। ठीक है, उसमें क्या है, एक बबल है, इस तरीके से होती हैं चीजें, ये रेप्लिकेशन बबल बनता है। तो बाई डायरेक्शन अगर होता है तो ओरिजिन बिल्कुल बीच से स्टार्ट होता है, यहां पर होता है ओरिजिन। अब एक इस तरीके से बन रहा होता है और यहाँ एक इस तरीके से बन रहा होता है। सेम अगर मैं बात करूं, ऐसे ही एक यहां पर बन रहा होता है और एक ऐसे बन रहा होता है। ये है बाई डायरेक्शनल, जिसमें जो ओरिजिन है वो बिल्कुल बीच में होता है, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसमें एक लीडिंग होता है एक लेगिंग होता है, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसमें भी एक लेगिंग होता है एक लीडिंग होता है। दिस इज बाई डायरेक्शनल। अगर बात करें यूनिडायरेक्शनल की तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इसमें जो ओरिजिन है वो किसी पॉइंट से होता है, जैसे कि यहाँ, तो इसमें एक तो कंप्लीट लीडिंग चल रहा होता है और दूसरा कंप्लीटली लेगिंग चल रहा होता है, ये है यूनिडायरेक्शनल। तो हमारे डायग्राम में कौन सा दिया है, हमारे डायग्राम में दिया है सेकंड वाला, मतलब ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन स्टार्ट है यहां से, ना कि बीच में से। अगर बीच से होता तो हम बाई डायरेक्शनल कह सकते थे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत, सेकंड भी हो जाएगा गलत, थर्ड में दिया है यूनिडायरेक्शनल, फोर्थ में भी दिया है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ओके। आगे लिखा है कि अच्छा, इसमें पूछा है कि ए बी सी में से कौन सा पहले फॉर्म हुआ है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डीएनए है ये सारा एक साथ ओपन नहीं होता है, धीरे धीरे ओपन होता है। जैसे देखो इतना ओपन हो गया है तो यहां पर चीजें स्टार्ट हो गई लाइक दिस, मतलब यहां बना है। अच्छा, इसका पोलैरिटी भी देख लेते हैं, ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है, ये 3' है। ठीक है, तो यहां एक छोटा सा प्राइमर लगा और चीजें स्टार्ट हो गई, इसमें यहां एक प्राइमर लगेगा और चीजें हो जाएंगी स्टार्ट। अभी तक इतना हुआ है। अब ये आगे थोड़ा और ओपन होगा तो कैसी कंडीशन रहेगी, अब ये थोड़ा सा हमने और ओपन कर दिया है तो चीजें यहां तक फॉर्म हो गई थी, इतनी फॉर्म हो गई थी और ये फॉर्म हो गई थी। तो सबसे पहले हमारा ये बना है, ये वाला,
और ये वाला, ठीक है। तो 1 पे ये होगा और ये होगा। अब जैसे ये ओपन हुआ है तो ये तो लगातार बनता रहता है, लेकिन क्योंकि ये नहीं बनेगा, ये आगे चल सकता है, यहाँ ओपन है नहीं, यहाँ ओपन है, यहाँ ये मतलब ऐसे उल्टा तो नहीं चलेगा, तो यहाँ एक और प्राइमर बनता है और फिर ये आगे मूव करता है। तो ये हुआ है सेकंड प्राइमर। इसके बाद ये आगे थोड़ा और ओपन होगा तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ तक हो चुका था ये, और इसमें बन गए थे 2 ऐसे, एक ये और एक ये। तो फर्स्ट ये बना है, सेकंड ये बना है। तो ये तो ऐसे ही मूव करता रहेगा, यहाँ पर एक नया प्राइमर बनाना पड़ेगा, फिर ये मूव करेगा। तो ये है थर्ड। तो बोलो फिर फर्स्ट सबसे पहले कौन सा बना है? ये फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड। हमारे डायग्राम में इसे दिया हुआ है C, इसे दिया हुआ है B, इसे दिया हुआ है A। तो सबसे पहले कौन बना है? C बना है, ना कि A ना कि B, ठीक है। सबसे पहले बना है C। तो देखो लिखा है हमारे ऑप्शन में कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है? यूनिडायरेक्शनल है, एग्जैक्टली। Wherein synthesis of the Okazaki fragment marked C occur prior to those marked A and B, exactly। A और B से पहले बना है C ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। फोर्थ में लिखा है कि यहाँ पर जो A है वो बना है प्रायर टू द B और C, तो ये हो जाएगा गलत। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए थे, ये भी गलत है। द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 233 से। क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज। ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए बनाता है, उसके रिगार्ड में आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पूछा है कौन सा गलत है, नॉट अ करेक्ट, गलत कौन सा है। फर्स्ट में लिखा है प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा सब यूनिट अलोंग विद अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा कोर आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोमोटर स्पेसिफिक बाइंडिंग। मतलब देखो ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर जो मिलता है। इसमें 2 होती हैं अल्फा सब यूनिट, एक होता है बीटा डैश, एक होता है बीटा, एक होता है ओमेगा। इनको मिलाकर बोलते हैं कोर एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। एक होता है सिग्मा फैक्टर, जब ये सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ जाता है तब उसको बोलते हैं होलो एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कोर एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर है, दोनों मिलकर बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम है कि पूरे डीएनए पर जहां ट्रांसक्रिप्शन होना है उसकी जो प्रोमोटर साइट है उसको रिकॉग्नाइज करने में सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है। अब जैसे ही वहां पर रिकॉग्निशन हो जाता है तो ये कोर एंजाइम को वहां छोड़ देगा और खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर ऐसा ही लिखा है कि अगर सिग्मा सब यूनिट होती है किसके साथ में, अल्फा, ये यहां पर अल्फा 2 है, और बीटा बीटा डैश ओमेगा, अगर इनके साथ में सिग्मा फैक्टर भी है, और वो जरूरी होता है किसके लिए, प्रोमोटर को मतलब ढूंढने के लिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। सेकंड में लिखा है प्रेजेंस ऑफ द सिग्मा सब यूनिट अलोंग विद द A2 beta beta dash omega core RNA polymerase is not necessary for the core RNA polymerase to bind to the DNA template। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो सिग्मा फैक्टर जो है इसका काम केवल इतना होता है कि जैसे ही एक बार प्रोमोटर मिल गया और वहां पर इस कोर प्रोटीन की बाइंडिंग हो गई, इसके बाद सिग्मा फैक्टर वहां से चला जाता है, क्योंकि इसका काम ही केवल इतना है कि प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर ले। अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कोर एंजाइम था वो भी वहां से हट जाएगा, वो लगातार डीएनए से लगा रहता है और अपना ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सिग्मा जो सब यूनिट है उसका कोई भी रोल नहीं होता है अगर डीएनए से बाइंड करना है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है। सिग्मा जो सब यूनिट है इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो इसमें जितनी भी सब यूनिट होती हैं, जो अल्फा है, जो दोनों अल्फा है, उनका काम है चेन को इनिशिएट करना और इंटरेक्शन करना रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ में। ये जो बीटा है इसका काम होता है चेन का इनिशिएशन करना, साथ साथ में इलोंगेशन करना। और ये जो बीटा डैश है इसका काम है डीएनए से बाइंड करके रखना, ठीक है। मतलब जैसे ही ये कोर एंजाइम एक बार डीएनए पर आ जाता है तो फिर जो बी डैश है उसका काम है कि उससे जोड़ के रखना, वो हट ना जाए, अब वहां पर सिग्मा हो या ना हो, ठीक है। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम होता है प्रोमोटर को रिकॉग्निशन करना, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड में लिखा है म्यूटेशन इन द बीटा सब यूनिट इन इट्स रिफाम्पसिन रेजिस्टेंस डिफाइनिंग रीजन RRDR कन्फर द रिफाम्पसिन रेजिस्टेंस फिनोटाइप। देखो इसमें ये जो बीटा सब यूनिट होती है दिस वन, इसके पास एक
रीजन होता है जिसको बोलते हैं RRDR। मतलब जो रिफार्मसिन है वो एक इनहिबिटर होता है आरएनए चेन इनिशिएशन का, जो बाइंड कर लेता है सिंगल साइट RRDR ऑन द बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज उसका जो बीटा सब यूनिट होता है उस पर आकर ये बाइंड कर लेता है कौन, रिफार्मसिन, और जहां ये बाइंड करता है उस साइट को बोल दिया गया है RRDR। ठीक है, और ये है क्या, ये इनहिबिटर है। तो अब देखो ये है आरएनए पॉलीमरेज का बीटा सब यूनिट। मानो ये वो साइट है जिस पर आकर ये बाइंड करता है रिफार्मसिन, और इस साइट को क्या बोला है, RRDR बोला है। यहां पर आकर ये बाइंड करता है। जैसे ये यहां पर आता है और बाइंड कर लेता है तो फिर चीजें आगे मूव नहीं करती। ठीक है, अब जैसे ही अगर ये जो बीटा सब यूनिट है इसकी इस साइट में कुछ म्यूटेशन हो जाए तो यहां पर ये जो रिफार्मसिन है ये बाइंड नहीं कर पाएगा और चीजें मूव करती रहेंगी, काम होता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही देखो यहां लिखा है। अगर म्यूटेशन हो जाए बीटा सब यूनिट की उस साइट पर, कौन सी, RRDR पर, तो वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस रिफार्मसिन से। बिल्कुल सही बात है, उसे रेजिस्टेंस मिल जाएगा क्योंकि ये फिर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये फिर इसको इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 4 में लिखा है म्यूटेशन इन द सिग्मा सब यूनिट इन इट्स रिफार्मसिन रेजिस्टेंस डिफाइनिंग रीजन। मतलब सिग्मा सब यूनिट में तो ये रीजन होता ही नहीं है, केवल बीटा में ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, हमसे पूछा भी गलत है तो हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो भी आए हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।